फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वाई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे संबंधित हम 10 प्रश्नों को रीड करेंगे और ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि मोस्टली जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व या चौथा संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के जिस भाग को आत्मा की आख्या प्रदान की गई है वह भाग है प्रस्तावना। अगर हम डिटेल्स में इसकी बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इंग्लिश में बोलें तो द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है, जबकि बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित मामले हैं इसमें को संविधान की आत्मा कहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? पहला है प्रस्तावना पर, दूसरा मूल कर्तव्यों पर, तीसरा मौलिक अधिकारों पर या चौथा नीति निर्देशक तत्वों पर। तो संविधान निर्माताओं ने एक विशेष ध्यान दिया था, वो शब्द था प्रस्तावना। प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। डिटेल्स में पढ़ें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अधिक महत्व और उपयोगिता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मवोलकर ने कहा था कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है, उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन लिखित संविधान की प्रस्तावना में वे उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं जिनकी स्थापना और प्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। बेरुवारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को सहमति प्रकट की थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है। जहां स्पष्ट अस्पष्ट पाए जाएं या उनका अर्थ स्पष्ट ना हो, वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है और यह ज्ञात किया जा सकता है कि उस शब्द विशेष का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ओके, नेक्स्ट। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। बताना है कि किन शब्दों से शुरू होती है जिसके कारण भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। पहला है लोकतंत्रवादी भारत, दूसरा लोक गणराज्य, तीसरा लोक प्रभुसत्ता, चौथा हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन 4 इज राइट, क्योंकि हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है, इसलिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग हैं इन शब्दों से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ओके, नेक्स्ट। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ बताना है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, या दूसरा यह राज्यों का एक संघ है, तीसरा भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करता है, या चौथा यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र से मतलब ये है, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है राज्य का प्रमुख। मतलब इसमें कोई किसी का निजी मामला नहीं होता, ना ही किसी की निजी संपत्ति होती है। मतलब यहाँ कोई कुनबा परस्ती या कोई विरासत वाला पद ये नहीं है कि इन राजा का बेटा राजा ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है इसी कारण से। नेक्स्ट। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये तो हम जानते ही हैं। डिटेल्स में अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान ना करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन
अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दोस्तों इसमें ये दो अगर मूल की बात की जाए तो यहाँ केवल स्वप्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, बट जब 42 पर संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसमें दो शब्दों को जोड़ा था। वो शब्द थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तब ये पूर्ण शब्द बनकर आया संविधान की प्रस्तावना का कि भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। पता नहीं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। जैसा कि हम पीछे अभी पढ़ भी चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि इसमें किसी भी एक विशेष धर्म को सम्मान नहीं दिया जाता, इसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन इसमें दिए हैं, पहला राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, या राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, फोर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, मतलब सभी धर्मों को समान महत्व देना, ना कि किसी एक धर्म को स्वीकार करना। डिटेल्स में पढ़ें तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है, जैसे कि पीछे पढ़ भी चुके हैं, कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, मतलब इसका मतलब क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है। पहला है धर्म विरोधी नागरिकों को समर्थन करता है। दूसरा बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तीसरा अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। यह चौथा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता ये, इसलिए ऑप्शन फोर्थ सही होगा। डिटेल्स अगर पढ़ें तो वही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ओके नेक्स्ट, गणतंत्र होता है, मतलब गणतंत्र क्या है। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। दोस्तों इसकी चर्चा हम पिछले अभी एक विकल्प में कर भी चुके हैं कि गणतंत्र वही होता है कि जहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ना कि वो वहाँ का राज्य का एक राजा हो, इसलिए ऑप्शन इसका फोर्थ सही होगा। डिटेल्स अगर पढ़ें तो गणतंत्र वह राज्य है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। एक गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। ओके नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। जैसे कि हम पीछे अभी पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, सेकंड प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, थर्ड समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, फोर्थ धर्मनिरपेक्ष या गणतंत्र। तो 42वें संशोधन द्वारा जो शब्द जोड़े गए थे वो शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इसलिए ऑप्शन थर्ड सही होगा। डिटेल्स अगर पढ़ें तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वे राज्य हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, सेकंड एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, या तीसरा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन थर्ड इज राइट, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को जो घोषित किया गया है वो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। डिटेल्स अगर पढ़ें तो प्रश्न में दिए गए शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र ध्यान रखने योग्य तथ्य हैं कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो ये आज हमने इसके 10 क्वेश्चंस को रीड किया। इससे अगले 10 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।